जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और सारे सवालों के आंसर कमेंट करें। साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? आंसर करेंगे ऑन हुज रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। किसकी सिफारिश पर या फिर किसकी रिकमेंडेशन पर संविधान सभा का गठन किया गया था? आप जानते हैं कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था और क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा की गई थी। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान का निर्माण करना था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। आपको पता होगा, पूछता है किस भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो याद रखना है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था। आपको याद रखना है, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर करें। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन तो असफल हो गया, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 ईस्वी में, याद रखना है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 24 मार्च, ये डेट भी याद रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कितना सदस्य था कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य। तो ये भी याद रखना है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन में। समझ में आया? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया था और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। तो याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था, इसमें 3 सदस्य थे और इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। समझ में आया? तो याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आप याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और असफल हो गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया और इसी के आधार पर क्या बना? संविधान सभा का गठन हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना याद रखिएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और कैबिनेट मिशन के बारे में जान लीजिए अच्छे से। आंसर होगा कैबिनेट मिशन। याद रखना है, फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा था कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का याद रखना है मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ जाएं। निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया और भारतीयों को पावर दिया गया। ठीक है, यानी भारत आजाद हुआ, ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन होगा या माउंटबेटन प्लान होगा, तो माउंटबेटन प्लान होगा क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत आजाद हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था? याद रखना है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? माउंटबेटन योजना। अब यहां पे अच्छे से आप याद रखिएगा कि 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था जितना जल्दी हो सके भारत को आजादी देना। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अंत में 20 फरवरी 1947 को एटली के व्यक्तित्व के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार किया जाता है और याद रखना है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पब्लिश किया जाता है और उसी से भारत का विभाजन जो है वो तय हो जाता है। तो याद रखिएगा 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून योजना भी कहा जाता है। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पब्लिश हुआ था, जिसके तहत भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण और देश के विभाजन के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन देखिए साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था और साइमन कमीशन क्या था। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइए। आप जानते होंगे कि साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन की अध्यक्षता साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा जॉन साइमन, नाम से ही पता चल रहा है ना। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और 7 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, जिसके वजह से साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन या फिर व्हाइट कमीशन कहा गया। ठीक है, समझ में आया? और आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई। नियुक्ति पूछेगा, नियुक्ति कब किया गया बताइए। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब किया गया? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया और भारत कब आया? दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति और भारत आया। ठीक है, भारत आया। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 8 नवंबर 1947। याद रखेगा, साइमन कमीशन नियुक्त हुआ 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई। और साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखना है साइमन कमीशन भारत कब आया, कमेंट कीजिए साइमन कमीशन भारत कब आया। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए साइमन कमीशन भारत कब आया। 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। डेट याद है तो बताएं, डेट बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया। 3 फरवरी 1928। ठीक है, याद रखना, एकदम सवाल पूछता है ये। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। और साइमन कमीशन का जो नियुक्ति है, याद रखना है कौन किया था? ब्रिटेन की तात्कालिक कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही कर दिया था, क्योंकि उसको आशंका था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार आएगी। ठीक है, तो वो भारतीयों के सपोर्ट में कुछ आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को नियुक्त हुआ। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी को गंभीर रूप से चोट लगा था और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। तो साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था, आप याद रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, याद रखिएगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। कितना सदस्य था ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य था, लेकिन क्रिप्स मिशन में कितना सदस्य था, तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन में आपका 3 सदस्य था। कितना सदस्य था क्रिप्स मिशन में? 3 सदस्य था, ठीक है, 3 सदस्य था क्रिप्स मिशन में। तो जापान, आपको पता होगा जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये सब जो देश है ब्रिटेन पर दबाव डाल रहा था कि आप भारत को आज़ाद कर दो, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप चर्चिल तभी प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो ये भी पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। या फिर क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया जाता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन का घोषणा कब किया जाता है और क्रिप्स मिशन भारत कब आता है, ठीक है। तो डेट के साथ भी आप याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्रिप्स मिशन भारत आया और घोषणा कब किया गया, बताइए क्रिप्स मिशन का घोषणा कब किया गया था? तो याद रखिएगा चर्चिल ने 11 मार्च 1942, याद रखेंगे 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी, ठीक है। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942, कहीं कहीं 24 मार्च भी लिखा है तो 24 मार्च भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को भारत आया और क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। और क्रिप्स मिशन का मुख्य विशेषता क्या था? तो क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितना जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना करना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना, ठीक है। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन का स्थापना करना और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी क्रिप्स मिशन जो है भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं था, क्रिप्स मिशन भारत में स्वशासन की स्थापना के पक्ष में था, ठीक है। भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के पक्ष में था क्रिप्स मिशन, जिसके वजह से क्रिप्स मिशन जो है असफल हो जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, मतलब क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी एक ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा है। तो पूछता है एग्जाम में कि उत्तर दिनांकित चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक या फिर ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन का विरोध होता है और क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है 1942 ईस्वी में जो आता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आंसर तो आपको समझ में आ गया क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप याद रखिएगा कि भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित शक्ति जो है माउंटबेटन योजना के तहत दिया जाता है। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को पब्लिश होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का जो प्रकृति है वो किस प्रकार का है? यूनिटरी है, नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल है, फेडरल है, नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो भारत का जो संविधान है इसका प्रकृति कैसा है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत का जो संविधान है ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। भारत का जो संविधान है ना तो पूरी तरह से यूनिटरी है ना तो पूरी तरह से फेडरल है, ठीक है। यानी हमारा जो संविधान है वो कॉम्बिनेशन है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अब ये सब क्वेश्चन क्या है आपको समझना होगा, संघात्मक प्रणाली क्या होता है, ठीक है, और एकात्मक प्रणाली, जैसे यहाँ संघीय है और एकात्मक है। अब इसका मतलब क्या है आपको पता रहना चाहिए, याद रखने से नहीं होगा, आपको समझना भी होगा ये। तो अब देखिए एकात्मक सरकार क्या होता है, ठीक है, एकात्मक प्रणाली होता क्या है और संघात्मक प्रणाली होता क्या है। तो सबसे पहले एकात्मक, जिसे यूनिटरी कहा जाता है, ठीक है।
तो एकात्मक व्यवस्था में केंद्र को ही महत्व मिलता है। याद रखिएगा, जो एकात्मक सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है, उसमें केंद्र को महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आमतौर पर छोटे छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होती है, ऐसी व्यवस्था एकात्मक प्रणाली के रूप में छोटे छोटे देशों में देखने को मिलता है। समझ में आया? मतलब जो छोटा देश है, जहां एरिया कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, वहां पर जनरली एकात्मक प्रणाली देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वही हेड रहता है, प्रांत को पावर नहीं मिलता है, केंद्र सरकार आराम से छोटे देशों को कवर कर सकती है। ठीक है, तो भारत में एकात्मक सरकार तो है ही, लेकिन पूरी तरफ से नहीं है। भारत में केंद्र हेड है, तो वही चीज बता रहा है, दोनों का मिश्रण है, यानी एकात्मक भी है और संघीय भी है भारत। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, ये हो गया एकात्मक। ठीक है, तो याद रखना है, एकात्मक व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, न ही उनके पास निश्चित शक्तियां होती है। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा, मतलब केंद्र शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, उनके नामों को बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन भी कहा जाता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि इनमें से किसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक सिस्टम या फिर यूनिटरी सिस्टम को कहा जाता है। ब्रिटेन में जो है ना, याद रखना, यूनिटरी सिस्टम है। ब्रिटेन में क्या है? यूनिटरी सिस्टम है। एकात्मक कहाँ पे है? तो ब्रिटेन। ठीक है, तो याद रखना है, ब्रिटेन जो है वो एकात्मक शासन वाला देश है, याद रखिएगा। फ्रांस जो है, फ्रांस में भी एकात्मक प्रणाली है। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है, याद रखना है कि यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन में चलता है, फ्रांस में भी याद रखना है यूनिटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो भारत में थोड़ा सा एकात्मक है। अब संघीय समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, संघीय प्रणाली या जो व्यवस्था होता है, ये याद रखना है कि संघीय व्यवस्था परिसंघ की तुलना में थोड़ी कम लचीली होती है। संघात्मक व्यवस्था या फिर फेडरल सिस्टम भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वह संघ से अलग होने का फैसला कर सके। जैसे भारत के राज्य जो हैं संघ से अलग हो सकते हैं क्या? भारत का राज्य भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी भारत में संघीय प्रणाली भी है, तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, कि संघीय प्रणाली के तहत जो राज्य होता है वो संघ से अलग नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, और संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। समझ में आया? तो संघीय व्यवस्था को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, और एकात्मक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। समझ में आया? क्योंकि एकात्मक राज्य में क्या होता है कि केंद्र जो है नए राज्य का निर्माण कर सकता है, नए राज्य का सीमा बना सकता है, इसलिए एकात्मक प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ठीक है, और संघीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए, संघीय सरकार को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना होगा, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है संघीय सरकार को, यानी फेडरल सिस्टम को। क्यों? क्योंकि इसमें जो राज्य है वो संघ से अलग हो नहीं सकता है, यानी उसका विनाश होगा नहीं, इसलिए अविनाशी कहा गया। समझ में आया? यानी राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, अपने आप राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकता है संघीय सरकार में। इसका मतलब अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है फेडरल सिस्टम। और एकात्मक पूछेगा तो इसको अगर लिखना है तो इसको भी लिख लीजिए एकात्मक के बारे में। ठीक है, एकात्मक है क्या? तो आपको याद रखना है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो यहां आपको यह समझ में आ गया कि भारत जो है पूरी तरह से ना तो एकात्मक है, ठीक है, ना तो फेडरल है, यानी भारत जो है दोनों का मिश्रण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो आपको याद रखना है भारत दोनों का मिश्रण है। जबकि अगर आपसे पूछेगा ब्रिटेन किस प्रकार का देश है, तो ब्रिटेन में एकात्मक सिस्टम है, तो ब्रिटेन में जो है यूनिटरी सिस्टम चलता है। और अगर पूछेगा फेडरल सिस्टम कहाँ पे है, तो अमेरिका। एग्जाम में ये भी पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे संघीय प्रणाली चल रहा है, संघीय सिस्टम चल रहा है, तो अमेरिका आज के समय में फेडरलिज्म का सबसे मतलब अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में जो है फेडरलिज्म चलता है, याद रखना है। स्विट्जरलैंड जो है और जर्मनी, वहां पे भी फेडरलिज्म चलता है, यानी जर्मनी जो है ये भी संघवाद है, और स्विट्जरलैंड ये भी याद रखना है आपको। ठीक है,
स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड का यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में क्या है, संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। ब्रिटेन और फ्रांस में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, और भारत में क्या है, और भारत पूछेगा तो भारत दोनों है। आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको समझ में भी आना चाहिए। और भारत में क्या है, दोनों है। समझ में आया? तो आप याद रखिएगा कि भारत जो है यहाँ पे न तो पूरी तरह से एकात्मक है और न ही पूरी तरह से संघीय है। यानी भारत जो है एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार की व्यवस्था भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला सवाल है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो विशेषता है किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो आंसर कीजिए, समवर्ती सूची की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है, आपको पता होगा, तो ये भी चीज याद रखना है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को बताता है 3 सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और कौन सा है, संघ सूची। ठीक है, तो याद रखना है कि 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची है, पूछता है एग्जाम में। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, और आप जानते हैं वर्तमान में कितना अनुसूची है? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है, याद रखना है। मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, वर्तमान में 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। और 7वां अनुसूची जो है ये आपका 3 प्रकार की सूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आपका आंसर क्या होगा, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधायिका एवं संसद दोनों कानून बना सकता है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका एवं संसद दोनों को है। राज्यों के कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद के पास पावर होता है कि वह स्वयं कानून बनाए और जिसको सभी राज्य फॉलो करें। समझ में आया? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय है उस पर राज्य का जो विधायिका है वो भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर विवाद होता है तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है, तो उसमें संसद द्वारा बनाया गया कानून जो होगा वही वैलिड होगा, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितना विषय था? ठीक है, पहले कितना विषय था? 47 विषय था। तो ये सब सवाल पूछता है कि कितना विषय था पहले? मूल संविधान के समवर्ती सूची में 47 विषय था। अभी कितना है? तो अभी याद रखना है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, पता ही होगा आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 और विषय को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो पहले 47 था और 5 और जोड़ दिया गया, तो अभी कितना होगा? 52 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में 5 और विषय को जोड़ दिया गया, अर्थात वर्तमान में अभी 52 विषय है समवर्ती सूची में, आप याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत किसे किसे जोड़ा गया है जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत वन, ये इंपॉर्टेंट है, वन शिक्षा, ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण, इसमें पक्षी भी आएगा, वन्य जीव का संरक्षण, ये 3 हो गया। ठीक है, वन्य जीव का संरक्षण, वन, शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, माप तौल, ठीक है, माप तौल और एक है न्यायालय का कार्य प्रबंध। ठीक है, तो ये 5 जो है याद रखना है, इन 5 को क्या किया गया है? शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। यानी वन जो है अब किसका विषय है, एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना है वन वर्तमान में समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही गलती होता है क्योंकि पहले जो था वन जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन्य जीव संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, मापतौल समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 47 विषय समवर्ती सूची में था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 5 और विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, वन, शिक्षा, वन्य जीव का संरक्षण, मापतौल, ठीक है, और न्यायालयों का कार्य प्रबंध जो है इसको भी समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ा गया है।
इसलिए वर्तमान में 52 संवर्ती सूची में विषय हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन सा विषय है संवर्ती सूची में, तो याद रखिएगा संवर्ती सूची में है भ्रमण। भ्रमण जो है संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। जनसंख्या नियंत्रण संवर्ती सूची का एग्जाम्पल है, ठीक है। समाचार पत्र जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र, ठीक है। दंड विधि, ठीक है, दंड विधि, मूल्य नियंत्रण, ये सब संवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है, जैसे भ्रमण, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, ये सब पूछता है तो याद रखना है संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो 3 विषय होता है, 7वीं अनुसूची में 3 विषय है। कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब राज्य सूची क्या है, तो ऐसे विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं उन्हें राज्य सूची कहा जाता है, ठीक है। और राज्य सूची में मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पांच जो राज्य सूची का विषय था उसको संघ सूची में उस 5 जो राज्य सूची का विषय था उसको अभी पढ़े हम लोग की संवर्ती सूची में भेज दिया गया, ठीक है। तो राज्य सूची में कम हो गया, क्योंकि राज्य सूची में पहले कितना था, ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 था, ठीक है, पहले 66 विषय था, लेकिन 5 विषय जो है इसमें से किस में डाल दिया गया, संवर्ती सूची में, यानी इसमें घट गया होगा। तो अभी इसमें कितना है, 66 था तो 61 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछता है। तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, याद रखना है, ठीक है। और राज्य सूची में क्या आएगा, तो राज्य सूची में पुलिस आता है, राज्य सूची में कृषि आता है, ठीक है। तो पुलिस और कृषि बहुत पूछता है, पुलिस, कृषि, खेलकूद, मनोरंजन, होटल, बाजार, ठीक है, ये सब जो है याद रखना है, राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है संघ सूची। संघ सूची आप जानते हैं कि ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को होता है, यानी हमारी संसद को होता है, उसे हम लोग संघ सूची के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और संघ सूची में पहले जो था 97 विषय था, संघ सूची में पहले 97 विषय था, और अभी कितना है संघ सूची में विषय, 100 विषय है, आपको याद रखना है, ठीक है। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अभी 100 विषय है, याद रखिएगा। और संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय होगा वो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट विषय होगा। जैसे अगर पूछता है राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है, यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। सेना और सशस्त्र बल संघ सूची के अंतर्गत आएगा। युद्ध और शांति संघ सूची के अंतर्गत आएगा। विदेश संबंध संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अंतर्राष्ट्रीय कोई निर्णय लेना है तो वो भी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। रेल संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है। टेलीफोन, रिजर्व बैंक, ठीक है, नागरिकता से जुड़ा हुआ विषय, ठीक है, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है यहाँ पे कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तीनों से सवाल बहुत पूछता है। तो हमारे संविधान में संवर्ती सूची की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिएगा। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। अब ये मत देखिएगा कि समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितना सवाल बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम स्किप कर देंगे, लेकिन उससे आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर पढ़ेंगे, हम अगला सवाल बता देंगे, लेकिन उससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा बता रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछता है उसको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें क्लास को, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला सवाल, किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूलभूत अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, यानी किस देश से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है। तो आप सभी को याद होगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक डिस्कस किया गया है, ठीक है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, यानी संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर
अब क्या क्या किया गया है, तो याद रखना है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी और विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या फिर विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो बताना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। तो याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ली गई है। ठीक है, समझ में आया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। लेकिन अब आपको यह भी याद रखना है ये होता क्या है, तो देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध और उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, याद रखना है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। तो आप समझ गए स्वतंत्रता क्या होता है। समानता आप जानते हैं क्या होता है? संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर दिया गया है। और लास्ट है बंधुत्व। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि बंधुत्व का मतलब क्या होता है। बंधुत्व या फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। समझ में आया? तो याद रखना है, ये तो हम लोगों को पता है कि बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है, लेकिन एग्जाम में अलग टाइप से पूछता है ना, तो आपको याद रखना होगा बंधुत्व का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है। तो सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना ही क्या होता है? बंधुत्व कहलाता है। समझ में आया? तो पूछेगा बंधुत्व का मतलब क्या है, तो सभी नागरिकों के बीच, याद रखिएगा सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव, यानी सभी नागरिक जो है एक है। ठीक है, सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना। ठीक है, भाव को जागृत करना ही बंधुत्व का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी नागरिकों को एक होने का भाव जागृत करना। अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जागृत करना यहाँ पे तो है। ठीक है, अब लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो सभी नागरिकों के बीच, ठीक है, सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव जागृत करना जो है फ्रेटर्निटी कहलाता है। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। अब ये सवाल पूछता है कि बंधुत्व की जो अवधारणा है ये कौन से आर्टिकल के तहत, मतलब ऐसे आर्टिकल तो नहीं पूछेगा बंधुत्व की जो अवधारणा है ये किसके माध्यम से भारतीय सरकार जो है या संसद जो है ये प्रस्तुत करती है। तो याद रखना है एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रेरित किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें क्लास को। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर कीजिए, आपातकाल का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है ना। तो आपातकाल का कॉन्सेप्ट जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल लिया गया है। आप जानते हैं भारत में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखना है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो पहले राष्ट्रीय आपातकाल ही हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो याद रखना है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि आर्टिकल 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल पहली बार भारत चीन युद्ध के समय में हुआ था। यानी आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है, और नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। यानी आर्टिकल 352 भारत में कितना बार लग चुका है?
3 बार। समझ में आया? या फिर नेशनल इमरजेंसी इसी को कहते हैं। तो याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी या फिर आर्टिकल 352 कितनी बार लगा है, एग्जाम में घुमा देता है। कोई जरूरी नहीं है आपसे पूछेगा कि नेशनल इमरजेंसी कितना बार हुआ, आपसे पूछ देगा आर्टिकल 352 कितना बार लगा है। समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 352 या नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा है? जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर, याद रखना है 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध के समय में, ठीक है 62, भारत चीन युद्ध के समय में 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये तो चीन के साथ युद्ध था, ये 62 वाला चीन के साथ युद्ध होगा, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना है 3 दिसंबर 1971, और 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। और 71 में ही पता होगा आपको कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया जाता है, बांग्लादेश आजाद होता है 1971 में। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। 3 दिसंबर 1971 को भारत में दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो पहला आपातकाल 26 दिसंबर 1962, दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971। ठीक है, और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1975 में, आप जानते हैं। तो याद रखना है तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 जून 1975 को लगाया गया था, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, 26 जून 1975। ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी किया गया था। ठीक है, आ गया समझ में? तो याद रखिएगा भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है। पहली बार भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971, और तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर 26 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा था। और पूछेगा जब 1975 में आपातकाल लगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर पूछेगा 26 जून 1975 को जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है तो याद रखेंगे। अब दूसरा तरह का आपातकाल क्या होता है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कहाँ लगता है? तो याद रखना है राज्य में लगता है। पूछेगा सवाल एग्जाम में कि आर्टिकल 356 कहाँ पे लगता है? राज्यों में। अब इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। कहाँ लगता है? राज्यों में। या फिर पूछेगा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो याद रखना है राज्यों में। ठीक है, तो आर्टिकल 356 राज्यों में लगता है और इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो याद रखना है कि 3 तरह का होता है आपातकाल। ठीक है, एक हो गया देश में लगता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया राज्य में लगता है जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको याद रखना है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो पंजाब में। ठीक है, पूछेगा पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पहली बार आर्टिकल 356 कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 20 जुलाई 1951 ईस्वी को, आप याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर। तो याद रखना है कि सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद एक और बचा लास्ट में आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 का मतलब होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी याद रखना है आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है या प्रावधान है। वित्तीय आपात का प्रावधान है आर्टिकल 360 में। और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और तब किया जाता है जब उनको ऐसा लगता है कि जो भारत का जो वित्तीय स्थायित्व है या साख का स्थिति जो है वो खराब है। लेकिन भगवान के दया से अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। तो पूछता है एग्जाम में कि आर्टिकल 360 भारत में कितनी बार लगा है? तो आपको याद रखना है वित्तीय आपातकाल 0 बार लगा है, यानी भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। समझ में आया? तो 0 बार लगा है, याद रखना है, यानी एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 तरह का आपातकाल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, याद रखिएगा। तो याद रखना है आपातकाल संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा ताकि और भी बच्चे आ सकें, और जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पता है तो आंसर करें, पता है तो आंसर कीजिएगा। किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की
वेस्ट मिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। समझ में आया? तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, यानी वेस्ट मिनिस्टर पद्धति, विधि निर्माण की वेस्ट मिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत ने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, आप सभी को पता होगा संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। तो याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन तो यहाँ पे है ही, विधि निर्माण की वेस्टमिंस्टर पद्धति ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है ना। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चुनाव में सबसे अधिक वोट जो लाता है वो जीत जाता है। आप सभी को पता है कि चुनाव में जो ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। ये जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, तो मंत्रिमंडल का जो कॉन्सेप्ट होता है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, इसके अलावा एकल नागरिकता ब्रिटेन से, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल ब्रिटेन से, परमाधिकार रिट जो होता है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिंस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को ब्रिटेन के संविधान से स्वीकार किया है। ठीक है, हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया? आंसर करेंगे, भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया? भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया? तो आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये अपनाया गया था या पारित किया गया था। ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो आपको पता होगा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भारत के संविधान को स्वीकार किसने किया था? तो याद रखना है संविधान सभा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकारा था। आपको पता होगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, याद है? तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में। और ये भी याद रखना है कि जो संविधान का जो प्रारूप है इस पे 114 दिन तक बहस हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई थी। संविधान सभा का कुल कितना बैठक हुआ था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कुल 11 बैठक। आपसे पूछेगा कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का कुल बैठक कितना हुआ था। ठीक है, दिन वाला तो आपको याद ही रहेगा कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लेकिन ये भी पूछता है कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुल कितनी बैठकें की? तो कुल 11 बैठक किया। ठीक है, तो याद रखना है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुल 11 बैठक की थी। याद रखना है, और प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ था। याद रखना है। ठीक है, और संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था ये बताइए? फर्स्ट बैठक कब हुआ था और अंतिम बैठक कब हुआ था? क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि संविधान सभा का पहला बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे, है ना, पहले बैठक में। और लास्ट बैठक कब हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि संविधान सभा का पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना है संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के पहले बैठक का बहिष्कार किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
चुने जाते हैं, याद रखिएगा। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि संविधान सभा का लास्ट बैठक कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ। समझ में आया? तो संविधान सभा का कुल 11 बैठक होता है, जिसमें पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया? तो याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा जो प्रक्रिया है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? ठीक है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, लोकसभा के स्पीकर जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया सवाल समझ में ना? याद रखना है कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और लोकसभा अध्यक्ष जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, याद रखना। बाकी ये दोनों तो आप मेरे ख्याल से जान ही रहे होंगे क्योंकि काफी आसान है। ठीक है, तो याद रखना है एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मतलब जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपको पता होगा कि अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप चलता है तो ये आप ऐसे आंसर अमेरिका का ऑप्शन गलत कर देंगे, है ना? तो आंसर कीजिए, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नागरिकता जो है किस भाग में है। नागरिकता किस भाग में है पता है आपको? तो याद रखना है नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी यूके के संविधान से लिया गया। समझ में आया? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार का नागरिकता का आवश्यकता होता है। यानी हम लोग सिर्फ एक जगह का आधार कार्ड बनाते हैं तो उसी से क्या होता है, पूरे भारत का हम लोग कहला गए, है ना? यानी पूरे भारत का नागरिकता हमको मिल गया। तो यही चीज है, याद रखना है भारत में अलग अलग राज्यों के लिए नागरिकता नहीं मिलता है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार का व्यवस्था है भारत में, याद रखिएगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता क्या हुआ? राज्य के लिए अलग सर्टिफिकेट चाहिए और सेंटर से अलग सर्टिफिकेट चाहिए, वो हो जाता है दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो याद रखना है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है स्टेट और फेडरेशन की अलग अलग नागरिकता, यानी जो अमेरिका का जो लोग होगा वो स्टेट का भी नागरिकता लेगा और साथ साथ फेडरेशन का भी नागरिकता लेगा। ठीक है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, यानी संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार का व्यवस्था है, याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ये सवाल आप याद रखिएगा। आपका आंसर क्या होगा? एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यूके के संविधान से लिया गया। और आपको ये भी याद रखना है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो होता है वो संसद के पास होता है। ठीक है, संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाता है। ये सवाल पूछता है कि नागरिकता, ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति होती है संसद के पास। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं
कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा? आंसर बताएं, उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष? तो याद रखना है, संविधान सभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि अध्यक्ष तो आप सबको याद होगा, लेकिन उपाध्यक्ष भी याद रखना है एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखेंगे कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है, तो याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है जापान। बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखना है अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है जापान देश से लिया गया है। ठीक है, तो किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है जापान से लिया गया है। ठीक है, आया समझ में? तो आपको याद रखना है जापान देश से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, और यह भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर कभी पूछ देगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, और ये जो सवाल है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जापान के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, फेडरल देश है और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश है, लेकिन क्या यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली चलता है? प्रेसिडेंशियल रूल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? तो नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते थे। तो आपको देखिए याद क्या रखना है, लोकतांत्रिक, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, संघीय देश है। संघीय मतलब थोड़ा सा संघीय है, पूरा तो संघीय नहीं है, थोड़ा सा संघीय है। और भारत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश है, याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से भी थोड़ा आपको जानना जरूरी है। आपसे पूछेगा, देखिए समाज पहले लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता क्या है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति भारतीय जनता में निहित है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाए। ठीक है, तो लोकतंत्र एक व्यक्तिगत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को मतलब जीवंत बनाते हैं। तो याद रखना है जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक शासन। ठीक है, तो लोकतांत्रिक भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, समझ में आया? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत में क्या है? लोकतंत्र चलता है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए संघीय लिखा है, फेडरल, फेडरल यानी संघीय। ठीक है, और संघीय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी। अब धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? तो मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द पहले नहीं था। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये मूल रूप से नहीं था। ठीक है, लेकिन भारतीय समाज प्रारंभ से ही मतलब अपना जो बहुसांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए हुए रखा है। यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म और राजनीति का अलगाव, यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। समझ में आया? तो याद रखना है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म न होगा,
यानी राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। समझ में आया? तो याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा और न ही राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकती है। ठीक है, भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। आपको पता भी होगा कि धार्मिक मामलों में संरक्षण अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। तो ये भी पूछता है कि धार्मिक मामलों में संरक्षण कहां से कहां तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक मामलों में संरक्षण का अधिकार है। समझ में आया? तो धर्मनिरपेक्ष समझ में आ गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिक के लिए समान व्यवहार करेगा, याद रखना है। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष शब्द जो था ये भी मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया जाता है। समझ में आया? तो ये सब आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, और समाजवादी शब्द क्या है? समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अब समाजवादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को शामिल किया गया है, चाहे संपत्ति से संबंधित हो या संसाधन से संबंधित हो। मतलब समाजवादी का अर्थ है कि लोगों को क्या करना? समान करना। कैसे समान करना? तो लोगों के आय को बराबर करने का प्रयास करना, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में व्यक्ति का जो आय है, इनकम है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो कोशिश करना है कि ज़्यादातर लोगों का जो आय है वो समान हो। ठीक है, यानी उसको प्रयास करना है कि समान होना चाहिए, संपत्ति या संसाधन का समानता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है समाजवादी कॉन्सेप्ट के तहत संपत्ति और संसाधनों की समानता को ध्यान में रखा जाता है और समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को भी दिया गया है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। और लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में शामिल किया गया था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति शासन। आया समझ में? तो ये सवाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन जो है भारत के संविधान से संबंधित नहीं है। संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे। तो आप जानते हैं कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो पहले तो ये याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। समझ में आया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी। पहला तो ये सवाल समझ में आया। उसके बाद बोलेगा गठन कब हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। तो याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, और कौन कौन व्यक्ति थे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य? तो एक तो अम्बेडकर जी हो गए, दूसरा आपको याद रखना है N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, N गोपाल स्वामी अयंगर। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे कितना मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें क्लास को, ताकि थोड़ा हमें भी अच्छा लगे और हम इसी प्रकार आपके लिए क्लास ला सकें। तो N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी प्रारूप समिति से जुड़े हुए थे, सदस्य थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो याद रखिएगा कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये भी याद रखना है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो एक ये हो गए, दूसरा ये हो गए, तीसरा अम्बेडकर जी हो गए। ठीक है, चौथा याद रखिएगा KM मुंशी, KM मुंशी। ठीक है, तो KM मुंशी, 4 सदस्य हो गए। अब पांचवा देखिए आप, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ये 5वें सदस्य कौन थे? सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ठीक है, छठा व्यक्ति याद रखिएगा N माधव राव। और N माधव राव किसके जगह पे आए थे? तो याद रखना है N माधव राव जो है ये BL मित्रा की जगह पर आए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा N माधव राव BL मित्रा की जगह पर आए थे। BL मित्रा जी का तबियत खराब था। ठीक है, और इसके वजह से BL मित्रा जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद N माधव राव को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछता है। तो याद रखिएगा N माधव राव को BL मित्रा की जगह पर शामिल किया जाता है। और 7वें व्यक्ति थे TT कृष्णमाचारी। समझ में आया? तो TT कृष्णमाचारी। ठीक है, आप देखिए याद करने का 2 यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम भगवान कृष्ण के नाम से है। एक कृष्णमाचारी और दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
समझ में आया? तो कृष्ण स्वामी अय्यर और कृष्णमाचारी, तो दो व्यक्ति तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो टी कृष्णमाचारी को भी शामिल किया गया था, 7वें अध्यक्ष थे टी कृष्णमाचारी, और ये डी पी खेतान की मृत्यु के बाद इनको शामिल किया गया था। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद किसको शामिल किया गया था? तो याद रखना है डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप जगह कम है थोड़ा सा। तो याद रखिएगा डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी को शामिल किया जाता है। और वैसे भी जब आप पढ़ते हैं तो पूरा लाइन नहीं लिखना है। अगर आप पूरा लाइन नोट्स में लिखिएगा तो फिर किताब से ही पढ़ लीजिएगा, उससे बढ़िया। आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। एक क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिख दिया, अब उससे रिलेटेड जितना भी होगा उसको कीवर्ड में लिखना है सिर्फ। समझ में आ रहा है? ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकें, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखेंगे। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ, यानी संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? ठीक है, वही पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था कब? 24 जनवरी 1950। तो याद रखना है संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान अपनाया गया था। तो याद रखना है यहाँ से 4 सवाल बनेगा 24 जनवरी 1950 से। क्या क्या? तो याद रखना राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिले, और शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, याद रखिएगा, और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, याद रखेंगे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। समझ में आया? मतलब उससे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या फिर संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल है, अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको ये सब सवाल तो आसानी से याद भी होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आंसर करना है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होगा, और यहां आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, माफी चाहेंगे, आंसर कीजिएगा। तो आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए तो प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों से लंबा और शक्तिशाली है, यह अवलोकन किसके द्वारा दिया गया? मतलब किन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान है विश्व के सभी संविधानों से लंबा और शक्तिशाली है। ठीक है, और ये फैक्ट भी है, याद रखना है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। समझ में आया? तो याद रखना। और यहाँ बहुत बच्चे गलती करेंगे, पूछेगा ये सवाल किसने कहा, तो आप आंसर कर दीजिएगा अम्बेडकर जी ने कहा, हो जाएगा गलत। ठीक है, तो याद रखना है आइवर जेनिंग्स। समझ में आ रहा है? याद रखना है आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है विश्व के सभी संविधानों से लंबा और शक्तिशाली है। समझ में आया? किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लिख लीजिएगा कि आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है विश्व के संविधान में सबसे लंबा और सबसे शक्तिशाली लिखित संविधान है। ठीक है, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो मौखिक संविधान है,
ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, याद रखिएगा। और पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखना है विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश अमेरिका है। यानी सबसे पहले लिखित संविधान कौन सा देश बनाया, अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश भारत। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में अभी जो है हमारा जो संविधान है उसमें 450 के आसपास अनुच्छेद है। समझ में आया? तो याद रखना है वर्तमान में 450 के आसपास अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। ठीक है, समझ में आ गया? तो 22 भाग, 450 के आसपास अनुच्छेद और 12 अनुसूची है वर्तमान में, याद रखना है। तो भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों से लंबा और शक्तिशाली संविधान है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आप क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास को सपोर्ट मिल सके और थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और साथ ही साथ रेगुलर रहिएगा। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।